एनवायरनमेंट और सोशल पे मैम रिजवाना अंजुम, मैं ना अब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने टेक्निकल सेशन को शुरू करें और उसके साथ साथ जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट के साथ बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार जो कर रहा हूँ वो रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप इसको इंटरेक्टिव रखें, आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो शोबा है आपके पास एनवायरनमेंट एंड सोशल कि इसको अभी बहुत समझने की हमें ज़रूरत है। आप बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह अपने काम में, इंजीनियरिंग में बड़े एक्सपर्ट होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े एक्सपर्ट होंगे, मगर ये एनवायरनमेंट सोशल के कंपोनेंट को इस नज़र से कैसे देखना है ये आज हम आपको बताएंगे। मैडम आए तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच तमन्ना साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तमन्ना साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है। बेसिकली मेरा जो सेशन है, दो मेरी प्रेजेंटेशंस हैं आज के सेशन में, और मेरे सेशन में किसी को सोने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इट विल बी वेरी इंटरैक्टिव और आपको बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि इस हर सेशन के एंड पे बहुत से सवाल होंगे जो कि आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपका एक्टिव और अटेंटिव रहना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। ये एक तस्वीर आपको डिस्प्ले हुई नजर आ रही है, पहली स्लाइड। सब लोग देख सकते हैं इस स्लाइड को? अच्छा, अभी आप सब लोगों की हर एक टेबल पे एक एक येलो ये वाला पड़ा हुआ है कार्ड। सबकी टेबल पे पहुंच गए जी? सबके पास येलो कार्ड्स हैं? ओके, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इस पिक्चर को देखकर आपने असेस करना है कि इस पिक्चर में जो चीजें नजर आ रही हैं उनका आपके महकमे के साथ, म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी सिस्टम के साथ या म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ ओवरऑल क्या ताल्लुक बनता है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट से पहले फटाफट इसके ऊपर लिखें और वो सामने हमने बोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर आके आपने प्लेस करना है। ये बोर्ड प्लीज आगे रखवा दीजिएगा जी, प्लीज। 2 मिनट में फटाफट इस पिक्चर को देख के अपने कार्ड्स के ऊपर लिखें जी। पहली पिक्चर हमारे पास आ गई है। अच्छा जी, एक ग्रुप के मुताबिक रेगुलेटिंग पोल्यूशन, क्लाइमेट मॉडरेशन एंड सपोर्टिंग वाटर साइक्लिंग, दीज आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू द म्युनिसिपल सर्विसेज जी। आगे दूसरे ग्रुप पे प्लीज जल्दी भेजिए जी। दूसरे ग्रुप के मुताबिक वाटर साइकिल, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, एयर वाटर ट्रीटमेंट, क्लाइमेट मॉडरेशन, फॉरेस्ट कल्चर और आई एम सॉरी आई कुडंट रीड इट, हेरिटेज वैल्यू। ओके ओके, दैट्स गुड जी। अगला ग्रुप प्लीज। एक और कर दीजिए, डिस्प्ले कर दें इसको भी। तीसरा डिस्प्ले नहीं हो रहा। चले, ओके, आई वुड जस्ट लाइक कि आप जो लोग रह गए हैं उनमें से कोई एक ग्रुप मेंबर खड़े होके उसको बोल दे। ये प्लीज कोई हैंड माइक जो है वो पास ऑन कर दीजिए। Are concerned with regulating the municipal services to mitigate and minimize all types of pollution, air, water, and land pollution. Also, we are concerned with the cultural and strategic environment. ओके, थैंक यू। एक और ग्रुप के मुताबिक क्लाइमेट चेंज और सिटीज एंड ग्रीन सेफ एंड क्लीन सिटीज, कुछ इस टाइप का है। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही। ये किस ग्रुप का है? अगर कोई ग्रुप मेंबर इसको पढ़ ले तो
जिनका ये डिस्प्ले हुआ है? ओके, Payment, clean drinking water, supply, sustainability of natural resources, rain forecasting well, recharge well, climate change, maintaining water tables. ओके, थैंक यू वेरी मच। सारे ग्रुप कंप्लीट हो गए, कोई रह तो नहीं गया? ओके, नाउ कम बैक टुवर्ड्स द पिक्चर प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच जी। ये छोटी सी एक्टिविटी करवाने का मकसद ये था कि आई जस्ट वांट टू नो कि आपके ख्याल में एक वो एनवायरनमेंट है जिसको, जो मेरे नजर से एनवायरनमेंट है, एक वो एनवायरनमेंट है जो आपके नजर से एनवायरनमेंट है। आई जस्ट वांट टू नो कि आपके हिसाब से एनवायरमेंटल कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो आपकी म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी सिस्टम से रिलेट करती हैं। और ये पिक्चर जिसमें आप देख रहे हैं, ओवरऑल ये पिक्चर स्टार्ट होती है इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम से स्टार्ट होके बायोडाइवर्सिटी पे खत्म हो रही है। एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मोर देन 50 इंडिकेटर्स आर इन दिस सिंगल पिक्चर। और ये तमाम के तमाम इंडिकेटर्स दे आर directly or indirectly related to the municipal services delivery system. They all are related to the municipal services. So now we have to discuss about them one by one. Ji, please. Okay. I would like to tell you about the introduction of these SOPs for which we have conducted today's training. आज की ट्रेनिंग का हमारा मकसद क्या है, ये हमने क्यों रखी है, और ये SOPs हमने जो बनाए हैं इनका मकसद क्या है। SOPs बुनियादी तौर पर जो आप लोगों की हर एक की पास जो है कॉपी होगी SOPs की, आप लोगों को ड्यूरिंग योर अटेंडेंस ये कॉपी प्रोवाइड की गई है। इस कॉपी में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको नजर आएगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों SOPs बनाए गए हैं। बुनियादी तौर पे हमारे जो म्युनिसिपल सर्विसेज डिलीवरी का सिस्टम है, इसका बहुत सारा जो ताल्लुक है, ऑलमोस्ट 70% इसका ताल्लुक एनवायरमेंट और सोशल मैनेजमेंट के साथ है। एनवायरमेंट और सोशल मैनेजमेंट के बगैर अगर हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स नहीं कंसीडर किया जाता, सोशली वायबल और सस्टेनेबल कंसीडर नहीं किया जाता। इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज को लेकर जो सिनेरियो डेवलप हो चुका है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड द एमिशंस रिडक्शन, उसके हवाले से हमें बहुत जल्दी इसकी जरूरत है कि हम इन चीजों को अडॉप्ट करें अपने म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी सिस्टम में और अपने प्रोजेक्ट्स को सस्टेनेबल बनाएं और सोशली और एनवायरमेंटली वायबल बनाएं। बेसिक जो बुनियादी मकसद है इन SOPs को डेवलप करने का वो ये है। और आप लोगों को आज इस ट्रेनिंग में बुलाने का मकसद ये है कि इन SOPs के साथ आपको एक सेंसिटाइज किया जा सके, ताकि आप अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में जहां पे भी आप काम करते हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज डिलीवरी का सिस्टम जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप बेहतर कर सकें और एनवायरमेंटल और सोशली उसको फ्रेंडली जो है वो बना सकें। सो ये है बुनियादी तौर पर इन SOPs का मकसद। अच्छा, इसमें हमें जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी, हमने उन तमाम को इसमें कंसीडर किया है। आप में से कोई मुझे बता सकता है, एनीवन कैन हेल्प मी टू टेल कि आपके हिसाब से म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी के सिस्टम में जब आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या आप कोई भी रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें आपके ख्याल से कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लें, प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए और आपके ख्याल से उसका सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इशू क्या आपको पेश आ सकता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और सिविल वर्क्स और डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। एनी वॉलंटियर प्लीज जी पास ऑन कीजिए। माइक ले माइक बेटा, माइक बंदा रखो ना, जो माइक दे जो किसी को इधर इधर इधर। अच्छा जी प्लीज आप सर अपना इंट्रोडक्शन भी पहले करा दीजिए। जुल्कर नैन शाह, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर INS डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी। ओके जी। अच्छा, मैं बता रहा था कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, मतलब सिंपल आजकल जो पाकिस्तान में चल रही है नॉर्मल कंक्रीटिंग ना, कंक्रीटिंग जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब हम कंक्रीटिंग कर लेते हैं एज पर करंट हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, तो
वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो हीट को जो है इमुलेट करता रहता है। और जब वो एनवायरनमेंट में जाती है तो अल्टीमेट जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है, दैन देयर इज हीट वेव्स आती हैं और फिर क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स और फिर एक लंबा साइकिल चल रहा है। तो ऑब्वियसली जो हम कंक्रीटिंग यूज़ कर रहे हैं हमने उसको देखना है कि उसको किस तरह से हम मिनिमाइज करें और हम सस्टेनेबल मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। एनी अदर जी? माइक पीछे पास ऑन कीजिए। एक बंदे को फुल टाइम यहाँ पे खड़ा रखें। हम लोग सियालकोट के अंदर जहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी हाई अप है, वहाँ पे हम डिफरेंट सीवरेज के और सीवरेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा सियालकोट की बात कर रही हैं? सियालकोट शहर के अंदर हमारा सबसे बड़ा कंसर्न, फ्यूचर कंसर्न, वी हैव टेकन द प्रिकॉशंस एज ऑफ नाउ, लेकिन फ्यूचर कंसर्न्स ये हैं हमारे कि कहीं हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान हमने जब वहाँ पे पॉन्डिंग करनी है, वेस्ट वाटर को स्टोर करना है, तो उस दौरान में हमारी कहीं से कोई लीकेज या हमारी फ्यूचर जो है ना डिटोरिएशन की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूट ना हो जाए। तो ये एक मेजर कंसर्न है जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है हम फेस कर रहे हैं एनवायरनमेंट। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर पर्सन फ्रॉम हियर प्लीज दिस? तो यहाँ से बताना चाहेगा? इधर ले आइए माइक प्लीज, ये पीछे वाले बैंड से पूछिए। Assalamu alaikum. My name is Taseen Khalid from MOI from Municipal Corporation Faisalabad. ये मैंने काफ़ी जगह पर देखा है कि हम जो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं वो लॉन्ग पीरियड की होता है, 20 ईयर्स तक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अच्छा डिज़ाइन करता है, लेकिन हम उसको प्रिजर्व नहीं करते, ना उसको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं देते। 5 साल के अंदर जो उसका 80% इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़ाया हो जाता है ना। और उसकी वजह ये है कि हमने ये प्रोजेक्शन की होती है 20 ईयर्स की ना, 20 ईयर्स में ये पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जबकि हमें चाहिए कि हम उसको प्रोजेक्ट को बाय पार्ट्स कर दें, जितना है उसको एक्सटेंडेबल रखें, पूरे को उसी वक्त इन्वेस्ट करें। हम ये सोचते हैं कि इनिशियल कॉस्ट जो उनकी कम है आगे फ्यूचर में ज़्यादा देगी। इसके अलावा जितने भी इदारे सिवाय लाहौर के कहीं भी वेस्ट को रिसाइकिल नहीं किया जाता, प्रॉपर डंप नहीं किया जाता। और हमारे जो इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, एनवायरनमेंट स्पेशली जो एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंट करना होता है, हमारे फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल जोन है, वो डायरेक्ट पानी जो उनसे है वो डिस्पोज करते हैं ड्रेन में। पहाड़ एंड ड्रेन हमारी सबसे बड़ी ड्रेन है फैसलाबाद में, उसमें डिस्पोज होता है और क्लियरली वो कलर भी चेंज नहीं होता, मतलब जो कलर फैक्ट्री से निकलता है उसी कलर को डिपॉजिट करते हैं और मतलब जिस किस्म की फैक्ट्री उस कलर का पानी जा रहा होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे वो इश्यूज बताइए जो प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको पेश आते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज और सोशल इश्यूज। मोहम्मद तैयब मसूद, MOI मसरूर। मैम, सोशल इशू सबसे मेन किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान आता है, लोगों को जो गुजरने के लिए जो हिंड्रेंस होती है, या कि हम अपना कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गली बना रहे हैं, कि लोकल गवर्नमेंट का काम है, नाली बना रहे हैं, गली बना रहे हैं, सीवरेज लिंक कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कम्युनिकेट सही तरह से नहीं किया होता, क्योंकि वो साइनेज या जिस तरह या अल्टरनेट रूट्स वगैरह नहीं दिए होते, तो सोशली हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी एक तरह से अज़ाब बन जाती है। मोहम्मद उस्मान, एमओ सर्विसेज MC जंग। स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर सप्लाई और सीवरेज जो हमारे पास जो फंडामेंटल सर्विसेज समझी जाती हैं, अगर उसमें से मैं शुरू करूँ तो अगर हम सॉलिड वेस्ट की अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें तो सॉलिड वेस्ट की कलेक्शन से लेके उसकी डंपिंग तक, लैंडफिल साइट तक, सारी जो उसके स्टेजेस होते हैं वो सारे इन्वायरमेंटली वो बड़े उसमें प्रोन होते हैं कि हम उसमें ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन उसमें काज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लैंडफिल साइट्स हैं हमारे पास वो नॉर्मली ओपन एयर होती हैं, उनके ऊपर कोई भी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं होती, ना ही वहाँ पे सेग्रीगेशन होती है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो जिस वक्त हम सीवरेज लाइन को कि उसको लिंक कर रहे होते हैं तो उस वक्त मोस्टली ऐसे होता है कि जो हमारा मैन होल होता है वो वही 1800 समथिंग का जो डिज़ाइन चल रहा है, जो ब्रिटिश हमें देखे गए हैं, उसी को हम कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। अब वो अगर हम उसको देखें तो उसमें ब्रिक लाइनिंग होती है और वो बिल्कुल सारी नाम वो बोरोसिव होती है, और वहाँ से वही हमारी सीवेज जो होती है वो ग्राउंड वाटर के साथ नहीं लिंक हो रही होती है। फर्दरमोर जो हमारा जो पाइप होता है, जो सीवर पाइप होता है, उसका जो हमारे पास जॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लीकेज
जा रहा होता है। कुछ थोड़ी सी भी वाइब्रेशन हो तो जिस पाइप का हमारे पास जॉइंट कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसमें से लीकेज आती है, और फिर हम अक्सर देखते हैं कि फिर उसकी वजह से सिंक होल्स वगैरह क्रिएट होते हैं। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप इन इटसेल्फ, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर बजाय हम वो वाला सीमेंट यूज़ करने के जो कि जो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं और सल्फेट्स हैं उनको रेजिस्ट करे, नॉर्मल ओपीसी सीमेंट जिसको कहते हैं वही यूज़ हो रहा होता है, और उसकी वजह से फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्राउन फेलियर आ रहे होते हैं। जब क्राउन फेलियर आता है तो उससे लैंडफिल, हमारी जो लैंड है वो भी पोल्यूट होती है, वाटर भी पोल्यूट होता है, लोग भी तंग होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी वो फिर ऑफ कोर्स सबके लिए सारे ही उसके अंदर एस्पेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं। नहीं, ये मैं क्वेश्चन से बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने अंग्रेजों के दौर के मैनुअल के ऊपर बड़ा अच्छा कमेंट किया है। अच्छा, इसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि वसा लाहौर ने एक नया प्रीफैब मैनुअल बनाया है, और वो प्रीफैब जो फैब्रिकेटेड है आरसीसी का, उसको उन्होंने भेज दिया है एमआरएस के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और एमआरएस में जब ये नोटिफाई हो जाएगा तो फिर आप उसके रेट्स बड़े आसानी से लगा सकेंगे। अदरवाइज पीएनडी डायरेक्टरेट है वसा लाहौर का, वहाँ के ट्रैक्टर से आप उसका डिज़ाइन हासिल कर सकते हैं, या आपको यहाँ से अरेंज कर देंगे आपको डिज़ाइन उसका। क्योंकि ये अंग्रेज़ों के दौर की आपकी बात सही है कि वो ईंटों से बनाते थे मैनुअल, और वो 15 दिन में बनता था, चाहे वो माल रोड पे बन रहा हो, चाहे वो आपके जान में किसी भी रोड पे बन रहा हो। तो टाइम वेस्टेज भी होता था, और उसके अंदर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन भी ज़्यादा थी क्वालिटी के इशू से। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपकी जो क्राउन फेलियर्स हैं उसमें एक ऐसे रीज़न है जो ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं उसका है, वो है क्राउन फेलियर। अगर एक पाइप में पानी उससे कम गुजर रहा हो जितना डिज़ाइन हुआ है तो क्राउन फेलियर के चांसेस होते हैं। मसलन आपको एक नई आबादी आपने बनाई है, वहाँ पे आपको 18 इंच का पाइप रिक्वायर्ड है वेस्ट वाटर के लिए, सीवरेज के लिए। तो आप लगा दें वहाँ पे कोई 24 इंच का लगा दें, या उससे बड़ा 36 इंच का लगा दें पाइप, चाहिए आपको 18 इंच। वो जो खाली स्पेस टॉप की होगी, जो क्राउन होगा, उसमें इसमें गैस को क्रोड करती जाएगी। अगर तो पानी साफ है तो वो नहीं क्रोड करेगी, लेकिन अगर वो खाली गैस है और ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है तो वो क्रोड हो जाएगा। इसलिए नई बातियाँ जो होती हैं जब कोई बनती है तो पाइप बड़े होते हैं, घर कम होते हैं, तो वो प्रोन टू क्राउन फेलियर होता है। एक तो ये है कि आप साइजिंग जब कैलकुलेट करें तो वो ओवर साइज ना करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसके अंदर सोचें कि लाइनिंग क्या हो सकती है, उसके अंदर कोटिंग, लाइनिंग, उसके बारे में भी सोचें। क्योंकि आपको और हमको कॉम ने इंजीनियर बना के मार्केट में छोड़ दिया है कि हम काम करें, तो इम्प्रूवमेंट भी हम नहीं लानी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। आई थिंक ये काफ़ी इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज जो है उन पे हमने डिस्कस कर लिया है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? तलत। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सबसे पहले अगर मैं सीवरेज की बात करूं तो जैसे अब हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमें जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, एयर पोल्यूशन का है, नॉइज़ पोल्यूशन का है, अंडरग्राउंड वाटर वो जो है उसमें ब्रैकिश ना हो जाए उसका इश्यूज आता है, रीसेटलमेंट का सबसे बड़ा इश्यूज आता है जो क्या उसका ना, और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को हम इग्नोर करते हैं जो फंडामेंटल है। उसमें स्टेक होल्डर्स को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, कम्युनिटी के हों, वहाँ पे ताजिर बरादरी हो या जो भी हो, जो रिलीजन से रिलेटेड भी लोग हैं, सबको कंसीडर करना चाहिए वाइल डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग जो है, या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं। आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ को कंसीडर करना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट्स में अभी जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं? जी मैडम, हमने काफ़ी हद तक इनका रखा है। इससे पहले नहीं रखते थे? एक रिसेटल नहीं, पहले नहीं रखते थे। तो ये PMDHA की तरफ से जो मतलब हमें काफ़ी हमने गेन किया है इसमें। जैसे अभी हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं तो वहाँ पे रिसेटलमेंट थी कुछ लोगों की जो इलीगल एनक्रोचेज थे, तो उनको भी एज़ पर वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी के मुताबिक हम उनको वहाँ से हटा रहे हैं, जो भी है उनकी कंपनसेशन करके और उनको मतलब जो है रिसेटलमेंट एक्शन प्लान के तहत हम उसको कर। जी थैंक यू मैडम। अच्छा, मेरा एक तलत से ये बात करके वो जो हम जिस गुफ्तगू के नतीजे पे पहुंचना चाह रहे थे उसका डायरेक्शन कुछ और कर दी है। आई वुड लाइक
नाउ लाइक टू आस्क कि जो बातें तलत ने बताई हैं हमारे कोलीग ने, इनमें से आप जो बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन से लोग इन सारी बातों पे अमल करते हैं? बाकी आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने एमसी में इन सारी चीजों का ख्याल आप लोग रखते हैं? एनीवन एल्स कैन टेल? एनीवन एग्री इवन अबाउट इट कि जो कुछ इन्होंने कहा है वो सही वैसे होना चाहिए और आप अपने शहरों में इसका ख्याल रखेंगे? अगर नहीं भी रखते तो आप रखेंगे? कौन सर, कौन आप में से आप बात करना चाहते हैं? जी मैडम, हम भी फॉलो कर रहे हैं चूँकि पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी जो है वो ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती रही। मैं म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद। मैम, हमारे वो कलीग जो बेसिक प्रोजेक्ट में जो है ना हैं, वो तो ये चीज़ें जो है ना ख्याल रख रहे हैं क्योंकि हर चीज़ प्री प्लान्ड है, उसके मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे हमारे जितने भी दोस्त हैं जो लोकल डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं, उसमें हमारे ना फंड इन चीज़ों की इजाज़त देते हैं, ना टाइम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। और सबसे बड़ी बात कि उस प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड हमने तो करना ही नहीं होता। वो यानी कि सीधी बात है, तो वो पॉलिटिशियन ने पहले ही बताना है जी मुझे ये गली चाहिए, मुझे ये सीवर चाहिए। हमने बस जो है ना वो मक्खी पे मक्खी मारनी होती है। तो इस वजह से ये चीजें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनफैक्ट जो अभी हमारे एसओपीज को डेवलप करने का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो डोनर्स के प्रोजेक्ट से हम कर रहे हैं, एडीबी का प्रोजेक्ट पिसअप हम कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट पंजाब सिटीज प्रोग्राम कर रहे हैं। हम जब डोनर्स के प्रोजेक्ट्स करते हैं, डोनर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट एंड सोशल की कंसिडरेशंस को तस्लीम करते हैं और उनको हम कर भी लेते हैं। ये हम ही लोग होते हैं जो कर लेते हैं। लेकिन जब हम वही जो है काम लोकल फंडिंग से एडीपी के तहत करते हैं तो हम उस वक्त उन चीजों का ख्याल नहीं करते। इन एसओपीज के बनाने का मकसद ही ये है कि आइंदा से हमने एडीपी की भी तमाम स्कीमों में उन चीजों का ख्याल उसी तरह से करना है, क्योंकि हमारे पास अगर वर्ल्ड बैंक और एडीबी का फ्रेमवर्क मौजूद है, उनकी पॉलिसीज मौजूद है, तो हमारा अपना जो लोकल लॉज है वो भी हमें यही कहते हैं। हमारा अपना लोकल लीगल फ्रेमवर्क भी हमें इन तमाम चीजों का पाबंद बनाता है। लोकल लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या कहता है, हमें नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है वो इस पे है। So now come towards the SOPs for municipal corporations, committees and the district councils. इसमें हमने जितने भी सर्विस डिलीवरी के सिस्टम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास वाटर सप्लाई आता है। तो वाटर सप्लाई में हमें क्या करने की जरूरत है? आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि वाटर सप्लाई सिस्टम जो आप प्रोवाइड करते हैं अपने अपने शहर में या म्यूनिसिपल कमेटी में या काउंसिल या कॉर्पोरेशन वगैरह में, तो आप उसमें क्या आप उसके वाटर एनालिसिस करवाते हैं? वाटर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट्स आपके दफ्तर में मौजूद होती हैं? कब कब एनालिसिस करवाते हैं? कितने अर्से बाद कराते हैं? एवरी मंथ कराते हैं? कहां से कराते हैं? 3 माह बाद कराते हैं? कहां से, किस लैब से कराते हैं? हाँ, पब्लिक हेल्थ की लैब से। हाउ मेनी पैरामीटर्स डू यू कंसीडर? कितने पैरामीटर्स होते हैं? ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एनालिसिस के पैरामीटर्स कितने हैं टोटल एज पर द पंजाब एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? कितने टोटल? गूगल किए बगैर नो गूगल नहीं करना। टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स बताएं। 33 पैरामीटर्स है टोटल 33 पैरामीटर्स हैं पंजाब एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के। अब 33 पैरामीटर्स में से कहीं पे 5 होते हैं, कहीं 7 होते हैं। हम पूरे के पूरे 33 पैरामीटर्स को कंसीडर नहीं करते। ऐसा ही है, 7 to 8 होते हैं बिल्कुल। तो बेसिकली वाटर सप्लाई की जब हम बात करेंगे, जब हम वाटर क्वालिटी की बात करेंगे, तो उन 33 पैरामीटर्स को जो एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, एज पर पंजाब एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हमने उन 33 पैरामीटर्स को कंसीडर करना है। और जहां पर आपने ये कहा कि आप हर 3 महीने के बाद उसका एनालिसिस करवाते हैं। 3 महीने के बाद क्यों करवाते हैं? मतलब साल में एक दफा भी तो हो सकता है।
या हर रोज भी हो सकता है, या हफ्ते में एक दफा भी हो सकता है। 3 महीने बाद क्यों कराते हैं? कोई लॉजिक है क्या? कहीं पे लिखा होगा कि 3 महीने बाद कराने हैं? जी कौन से एसओपीज? सर ये ड्रिंकिंग वाटर हमारे पंजाब लोकल गवर्नमेंट के अपने एसओपीज में लिखा हुआ है कि 3 महीने के बाद टेस्ट करवाने हैं। हर 3 महीने में लास्ट नहीं कंपल्सरी है सर, ऐसा कुछ है? मैं इसीलिए अपने नॉलेज में भी इजाफा कर रही हूँ। हमारी जो स्कीम्स है ना वो बेसिकली पब्लिक हेल्थ डिजाइन करता है। जी जी, उसके एसओपीज में शामिल है। अच्छा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के एसओपीज में शामिल है। वो जो हमें स्कीम हैंडओवर करते हैं एग्जीक्यूशन एजेंसी बेसिकली वाटर सप्लाई की और सीवरेज की हमें तो निकाल दिया इन्होंने साइड पे, तो वो ही करती है, पब्लिक हेल्थ करती है या बड़े शहरों में वासा करती है। तो जब वो हैंड ओवर कर देते हैं स्कीम तो उसके साथ गाइडलाइंस होती हैं। अच्छा। वो 3 महीने बाद मतलब चेक करते हैं और इसका ये फिल्टर वगैरह चेंज करने की हर चीज की ना उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। कितने अरसे बाद आपने कर ओके। अच्छा, आप पीएचईडी की गाइडलाइंस के मुताबिक, उनके एसओपीज के मुताबिक जब स्कीम्स आपको हैंडओवर की जाती है तो हर 3 महीने के बाद आपने टेस्टिंग करवानी होती है, और उन्होंने उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स का जिक्र नहीं किया होगा कि हाउ मेनी पैरामीटर्स या कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपने लिखना है और कौन सी कंप्लायंस में आएगी तो आपने उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर कहना है और कौन सी नहीं आएगी तो नहीं कहना। इसमें 3-4 मेजर पैरामीटर है जिसमें पीएच, टर्बिडिटी आती है और बहुत सारी चीजें। ये जो टीडीएस कोई टर्बिडिटी बेसिकली ये 4-5 चीजें जो उनसी हमने मेजर चेक करनी होती हैं। इसके अलावा वो खुद एक अपनी रिपोर्ट के नीचे शाया कर रहे थे क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आप एक्सपर्ट नहीं है? नहीं मैम, सर आप तो एक्सपर्ट हैं। 33 पैरामीटर जो उनसे हैं जिसने लैब टेस्ट परफॉर्म किया था वो ज्यादा बेहतर बता सकता है कि उसने क्या देखा है, कैसे असेस किया है। हम मतलब वो रिपोर्ट तो देख सकते हैं लेकिन एट जनरल वो उसने रिपोर्ट जारी करनी थी। जैसे डॉक्टर एक्सपर्ट होता है लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिशनर जो उनसे थे ना वो जारी करते हैं कि ये रिपोर्ट ये कह रही है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि अभी तमन्ना साहब ने इसी प्रोजेक्ट जो जीआईसी का है इसी के तहत एक कंपेंडियम जो है वो शाया किया है जिसका जिक्र अभी सुबह इन्होंने किया है। उस कंपेंडियम में हमने नेशनल पंजाब एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर और एयर नॉइज क्वालिटी के पंजाब गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के, वो तमाम स्टैंडर्ड्स उसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। आप वो वहां पे जाके भी दे सकते हैं। आप वो पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की वेबसाइट पर भी पंजाब एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर आपको वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरी गुजारिश पर एक दफा उनको देखिएगा जरूर। जब मैंने सोचा आप काबू आए हैं तो आज मौके का फायदा उठाया जाए और आपको जितना भी नॉलेज शेयर किया जा सके वो किया जाए। एक तो ये है कि जो पानी की टेस्टिंग क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं या पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें। मेरे ख्याल आप प्रैक्टिशनर हैं, आपको इंटरेस्ट होगा इससे मेरे ख्याल में। आई डोंट थिंक कि ये कोई यूनिलेटरल ख्वाहिश मेरी नहीं है कि आपको पता चले, आपकी भी ख्वाहिश होगी यकीनन कि टू नो अबाउट इट। एक तो है कि फिजिकल पैरामीटर, क्योंकि अभी कोई बात हो रही थी टीडीएस की और टर्बिडिटी की, तो वो मिक्स हो रहा था सारा कुछ। तो सबसे पहला पैरामीटर फिजिकल मीन्स रंग, बू, जायका, और टर्बिडिटी भी उसमें आती है। टर्बिडिटी का यूनिट है, रंग बू को आप ऐसे देख लेते हैं। उसके बाद टर्बिडिटी के बाद आपका फिजिकल के बाद केमिकल में टीडीएस आते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को जनरली हम लोग कहते हैं कि जी 1000 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 1100 हो गए तो आप बीमार हो जाएंगे। उसका सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। WHO सेल्स कि आपकी जो एक्सेप्टेबल जो टेस्ट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 1000 होना चाहिए आपका। अब जमजम काफ़ी ज़्यादा TDS लेकिन इट इज़ सेफ। इसी तरह आपका 1100, 1200, 1300 TDS होगा तो आप कोई बीमार नहीं होंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। तो केमिकल में ये आ जाता है। और तीसरा आपका आता है माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, 3 नाम उसके आप कोई भी यूज कर लें। उसमें जरासीम, अब जरासीमों में अब जाहिर है आप सीधे टाइफाइड के जरासीम तो नहीं तलाश करना शुरू कर देंगे, या आप उसमें एकदम ढूंढेंगे कि कोई
गैस्ट्रोएंटेराइटिस के जरासीमों की तलाश शुरू कर दें, नहीं। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो आप समझ जाएंगे कोई खतरनाक भी हो सकता है, इसमें टाइफाइड भी हो सकता है, गैस्ट्रो के जरासीम भी हो सकते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म 2 नाम उसके दिए गए हैं क्योंकि वो आराम से डिटेक्ट हो जाता है, इकोलाई और कॉलीफॉर्म, ये 2 नाम हैं। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जब पानी की टेस्ट रिपोर्ट आती है तो इकोलाई इतने और कॉलीफॉर्म इतने, ज़ाहिर है वो 0 होने चाहिए क्योंकि उसको इंक्यूबेटर में डालते हैं, 4-5 दिन बाद खोलते हैं इंक्यूबेटर, उसमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी जो चाहिए जरासीम को ग्रो करने के लिए वो उसमें प्रोवाइड करके टेम्परेचर, और जब निकालते हैं तो उस वक्त तक वो ग्रो हो गए होते हैं, मेजरेबल स्केल पे आ जाते हैं। फिर उसको प्लेट में रख के आप माइक्रोस्कोप से देख के काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए उसको 5 दिन लगते हैं टू मेजर दिस माइक्रोबियल पॉल्यूशन, वो आपको फौरन नहीं मिलती रिजल्ट इसके। और चौथा जो पैरामीटर है वो है आपका हैवी मेटल्स, व्हिच इंक्लूड्स आर्सेनिक, फ्लोराइड। तो इसका मतलब है कि जब आप पानी टेस्ट करेंगे तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, हैवी मेटल्स, ये 4 कैटेगरीज में टेस्ट करेंगे। और इन चारों कैटेगरीज जितने भी 33 से जो भी नंबर आता है, हर कंट्री का अपना है, किसी ने 57 बनाए हुए हैं, किसी ने 12, किसी ने 33। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सैंपलिंग है, आप मिक्स कर रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के साथ, जो 3 महीने की बात हो रही है, 6 महीने की बात हो रही है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में एक जनरली महकमों ने अपने अपने SOPs बनाए हुए, जो 3 महीने बाद चेक कर लें। वो 3 महीने में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो चेंज आए किसी TDS में या किसी क्वालिटी में, तो वो कहते हैं कि हर महीने या हर हफ्ते की बजाय 3 महीने कर लें। लेकिन WHO की गाइडलाइन भी है फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग के बारे में फॉर पाइप्ड वाटर सप्लाई, कि आप पाइप वाटर सप्लाई को डील करते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट का तो साइंस और है, उसके लिए तो आप महीने बाद चेक कर लें, 6 महीने बाद चेक कर लें। लेकिन इसके बारे में स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग के बारे में पाइप वाटर सप्लाई के लिए 10,000 कनेक्शन, और उसमें आगे लिखा होगा कि 8, उसमें 10,000 का कनेक्शन है तो 8 पर डे किस तरह का नंबर है। नंबर आप भी चेक कर लें, WHO को आप PDF खोलें उसका गाइडलाइन का, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि क्या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो कि आपने हर रोज़ करनी है, जितने कनेक्शन उससे तनासब से उसकी तादाद दी गई है। थैंक यू। Thank you very much, sir, for your insight. So hopefully water quality testing के बारे में बहुत अच्छा सर ने आपको ब्रीफ कर दिया है, and now you will have got clarity on it. Now come towards the sewerage. दूसरा जो म्यूनिसिपल सर्विस, इम्पोर्टेंट म्यूनिसिपल सर्विस डिलीवरी है, जिसको आप लोग सभी कमोबेश डील कर रहे होते हैं, और हर एक शहर में सीवरेज सिस्टम का जो है वेस्ट वाटर का सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। अभी जब मैंने इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज के बारे में बात की तो बहुत से लोगों ने सीवरेज से रिलेटेड इश्यूज जो है वो मुझे बताए हैं। मुझे कोई ये बता सकता है कि सीवरेज सिस्टम जो है, या जिस तरह से आपके शहरों में मोस्टली ओपन जो नोलाज है, ओपन जो सीवरेज सिस्टम वेस्ट वाटर जा रहा है, गलियों मोहल्लों में से, नालों में से गुजर रहा है, एनीवन कैन टेल कौन सी गैसें इमिट होती हैं? आपके ख्याल में आपके सीवरेज सिस्टम जो आपने लगाया हुआ है, जो वेस्ट वाटर आपके गली मोहल्लों से गुजर रहा है, उनमें से कौन सी गैसें लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को मुतासर कर रही हैं? कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? जी प्लीज। जी, वेस्ट वाटर से कौन कौन सी गैसेस इमिट होती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो रही होती है, और यूरिया भी हो रही होती है, उसमें अमोनिया भी हो रही होती है, डिपेंड्स के वेस्ट। अमोनिया, ठीक है। और फिर जो केमिकल अगर कोई है आपका वेस्ट, उसमें फिर अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। जी, मीथेन। सबसे इंपॉर्टेंट जो वेस्ट वाटर जो सीवरेज सिस्टम से निकल रही है गैस, दैट इज मीथेन। ठीक है, तो मीथेन इज द ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट क्या है, दैट इज एन अदर कंसेप्ट एंड थ्योरी, वी विल नॉट गो टुवर्ड्स दैट। एनीवेज, फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि वो वेस्ट वाटर जो कि हमारे शहरों में से गुजर रहा है नालों की सूरत में, या किसी भी सूरत में, या आपके जो लीकेज है उसकी फॉर्म में नदी ऐसे ही मतलब है कि गलियों में पड़ा हुआ है वेस्ट वाटर, उसमें से हम जो है ग्रीन हाउस गैस मीथेन, वो कितना ज्यादा परसेंट हम अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने शहरों को हम वो दे रहे हैं, और वो अनट्रीटेड सीवेज की जो है वो गैस इमिट कर रहा है।
मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैसेज जो पाकिस्तान का उसमें कंट्रीब्यूशन है एमिशंस का, उसमें CO2 के मामले में हम बहुत नीचे हैं। हम CO2 के मामले में पाकिस्तान ऑलमोस्ट कोई 121 या इतने नंबर पे, मुझे एग्जैक्ट इस फिगर याद नहीं है, बहरहाल हम बहुत नीचे कंट्री है क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वो इतने ज्यादा एमिशंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो रिसेंट फिगर आई है IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मीथेन प्रोड्यूस करने वाला 7वां दुनिया का बड़ा मुल्क बन चुका है। ये मीथेन कहां से आ रही है? वेस्ट वाटर से आ रही है, आपकी ओपन डंपिंग साइट्स से आ रही है। आल्दो इसमें लाइफ स्टॉक का भी कंट्रीब्यूशन है, बट मेजर जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपके वेस्ट वाटर और ओपन डंपिंग साइट्स का कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान 7वां बड़ा मुल्क दुनिया का बन चुका है मीथेन का। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब हम एमिशंस को देखते हैं, एमिशंस को काउंट करते हैं, तो 1 मीट्रिक टन कार्बन जो है उसकी फॉर्म में हम इसको लेते हैं। 1 मीट्रिक टन कार्बन 28 टन मीथेन के बराबर है। सॉरी, उल्टा मैंने कर दिया इसको। एक जो टन मीथेन है वो 28 टन कार्बन के बराबर है। मतलब विच इज मोस्ट पॉइजनस एंड मोर पोटेंट, दैट इज मीथेन। तो इस वजह से मीथेन का जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारे म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी के इस सिस्टम की वजह से मीथेन का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा इनहैंस हो रहा है और कितना ज्यादा पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो उसका इंक्रीज होता जा रहा है। और हम इसके लिए अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द सैनिटरी लैंडफिल साइट्स जो प्रॉपरली साइंटिफिकली इंजीनियर्ड हो, डिजाइन्ड हो। नाउ कम टुवर्ड्स द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा बड़ा सेक्टर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ लोगों ने कहा कि आपका जो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन से लेकर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल तक ओवरऑल एनवायरमेंटल जो है वो हैजर्ड क्रिएट होते हैं। इसके अलावा क्या बड़ा हैजर्ड है? जो ओपन डंपिंग साइट्स आपकी पड़ी हुई हैं, क्या क्या हैजर्ड क्रिएट कर सकती हैं? क्या एनवायरमेंटल हैजर्ड पर्टिकुलरली या सोशल हैजर्ड? ये प्लीज बताइएगा। सोशल एनवायरनमेंट का ये है कि जहाँ पर ये सारा पड़ा होता है सॉलिड वेस्ट डंप किया होता है, उधर जो है ना मिसाल है कि कुत्ते वगैरह आते हैं, वो साथ कोई फसल है उसको खराब कर देते हैं, किसी के जानवर हैं उनको फाड़ देते हैं, नहीं चीर फाड़ कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सोशली लोगों को जो है ना, और बदबू भी है। ठीक है, ऑर्डर, ओके। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा एनवायरमेंट और सोशल इशू जो सॉलिड वेस्ट की वजह से आपके ख्याल में बहुत बड़ा इशू है? एयरबॉर्न डिजीजेस। हाउ? सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है, एयरबॉर्न डिजीजेस कहां से आ गई? एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, बाकी सब लोगों को भी बताएं। मैम सॉलिड वेस्ट जो है वो ओपन फॉर्म में अवेलेबल है, तो उससे जो बदबू है या जो जैसे सर ने बताया कि डॉग हैं या एमिशंस जो हैं ये इरप्ट होंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो हवा में, एयर में तो जाएगा ही, तो ऑब्वियसली क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी। जी, और फिर हमारा जो ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम हो सकते हैं वो भी इससे कॉज हो सकता है। इसके अलावा कोई और बड़ा इशू? जो सॉलिड वेस्ट आपने डिस्कस किया हुआ है उसके ऊपर अगर रेनफॉल होती है तो अल्टीमेटली वो एक पानी जो है वो लीच आउट होता है और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करता है। और उस जो इवन के अभी जो तुलैब भाई ने भी डिस्कस किया कि वहाँ पे वो ट्रीटमेंट के लिए बना रहे हैं, उसमें सबसे जो मेजर चैलेंज है वो यही आता है कि अल्टीमेटली जो ग्राउंड वाटर आपका ठीक होता है वो लीच आउट करके वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसके ऊपर दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज है। अच्छा, मुझे बहुत आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छा इसके बारे में अवेयरनेस है। कोई और इसमें अगर बताना चाहे तो, अदरवाइज मैं जी प्लीज आप भी बता दीजिए। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी कंस्ट्रक्शन है जौहर था, उसको विजिट किया था। वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और कुछ हमारी ऐसी जो वेस्ट था उन्होंने एक साइड पे रखा हुआ था, और वहाँ पे रेनफॉल हुआ है और वो सारा जो है बाय मेन रोड के ऊपर जिससे मैं वो सारा स्प्रेड
ये बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है, तो इस चीज़ को बेसिकली वेस्ट को जब हम डील करें तो दो तरह का वेस्ट नॉर्मली जो है उसकी हम टाइप्स कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। एक वो वेस्ट है जो कंस्ट्रक्शन साइट से जनरेट होता है, लेबर कैंप से जनरेट होता है, एक्सकवेशन मटेरियल की फॉर्म में होता है या और एनी अदर मटेरियल व्हिच इज बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। दूसरा वो वेस्ट है जो कि हर शहर का म्युनिसिपल वेस्ट उसकी डिस्पोजल साइट पे जा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट म्युनिसिपल वेस्ट व्हिच इज बीइंग कलेक्टेड एट द डिस्पोजल साइट्स। जी सर प्लीज। ये मैडम आजकल जो बहुत हाईलाइटेड इशू है वो ये प्लास्टिक बैग्स का है कि जो प्लास्टिक बैग्स 5 जून को हमारे मतलब पाबंदी भी लगाई गई है कि वो डिग्रेडेबल नहीं होते, तो उन वो जब हम वेस्ट डंप करते जाते हैं तो वो ग्राउंड में शामिल हो जाते हैं, वो कई सारे मतलब इश्यूज क्रिएट करते हैं और एक तो ग्राउंड वाटर टेबल को भी डिस्टर्ब करते हैं और दूसरा क्या कहते हैं हमारा जो उसका डिग्रेडेशन पीरियड है वो 105 साल तकरीबन उन्होंने बताया कि 105 साल लगते हैं डिग्रेड होने में। वो बहुत सारी मतलब इन्वायरमेंटल लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं, जो उस हैबिटेट में रह रही होती है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ग्राउंड में जो क्या कहते हैं हमारे वाटर के चैनल्स हैं जिसके थ्रू उसने रिचार्ज करना था उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा मेटल वेस्ट है जो सेग्रीगेशन नहीं होती, हम रिसाइकल नहीं करते चीज़ों को, हम डंप कर ही जा रहे हैं और एट द एंड हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। बाकी सारी दुनिया में क्या कहते हैं कम से कम 50% वो यूटिलाइज कर लेते हैं चीज़ को, हमारे यहाँ पे 1% भी नहीं आ रहा। हम मतलब बाहर से तो कूड़ा खरीदते हैं, यहाँ हम कूड़े को मतलब फिर कहते हैं अपने कूड़े को उठाने के लिए लोगों को पैसे देते हैं। वाह, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा सवाल अगला जो है वो ये है कि आप सब लोगों को ये सारी बातें कूड़े से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं, सोशल इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं ये पता है, वेस्ट वाटर के इश्यूज कौन कौन से हैं ये भी पता है। कभी आपने ये कोशिश की कि आपने इसके बारे में अपने शहर के बारे में लिखा हो या आपने कहीं पे कुछ इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया हो इन द राइटिंग और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कि हमारे शहर के वेस्ट वाटर ना ट्रीट होने की वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, हमारा सॉलिड वेस्ट ओपन डंपिंग साइट्स की वजह से हमें ये एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए हमें कुछ इकदाम उठाने चाहिए। कभी ऐसी सोच किसी के दिमाग में आई हो? सिर्फ जी आप अपने खिलाफ लिख रहे हैं तो हम भी कहते हैं बस ठीक है जिस तरह से चीजें चल रही हैं चलने दें। चलिए अभी आपने इस पे सोचना है, इस पे लिखना है, इस पे बात करनी है, इसको डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच। जी जी प्लीज। अच्छा सॉरी, थैंक्स गॉड कोई फीमेल पार्टिसिपेशन भी आई है, ये इधर से लेके आइए। बस मैं एक बात ऐड कर दूं, हमारे सब इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है जानना और मे बी मैंने ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो। देखिए वेस्ट सॉलिड डंपिंग साइट को मेंटेन करना, बेटर मेंटेन करना इस सेकंड स्टेप इज कि हमारे पास वो अवेलेबल हो। प्रॉब्लम ये है कि मेजर इदारों में इवन हमारे डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स के साथ भी हम साइट सिक्योर नहीं कर पा रहे। हमारे पास एक ऐसी साइट जो सारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को मीट करती हो, आबादी से दूर हो और हमारी इकोनॉमी को भी मीट करती हो, वो ही अरेंज नहीं हो पा रही। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ इस बात ज़रूरी समझना है कि यहाँ पे अभी हमारे पास जो भी चीज़ पड़ी हुई है अनप्लान्ड, अनसेटल्ड और उसके बारे में हम फिर सोचते भी नहीं है ना लिखते हैं कुछ, ये एक बड़ा अच्छा जी अभी हमने दो फैसिलिटीज की, म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात की, वाटर सप्लाई की बात की, हमने सीवरेज की बात की, सॉलिड वेस्ट की भी बात हम कर चुके हैं। चौथे नंबर पे आपका आता है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज फैसिलिटीज। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज से क्या मुराद आप लेते हैं? स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का आप लोगों के शहरों में अलग सिस्टम मौजूद होता है, कंबाइंड से क्या मुराद होता है? जी बताइएगा, स्टॉर्म वाटर और कौन कंबाइन होता है? स्टॉर्म वाटर होता है उसमें जो सीवरेज का आपका वाटर होता है वो उसको दोनों को कंबाइन करके। अच्छा, मतलब डिपेंड ये करता है कि वैसे तो जो अगर एसओपीज है उसमें आपने देखना होता है कि आपकी जो एरिया है उसका स्लोप किस तरह से, अगर एरिया बहुत ज़्यादा स्लोपी है तो फिर तो दोनों को अलग-अलग बनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो कि एरिया इतना ज़्यादा स्लोपी नहीं होता तो फिर दोनों को कंबाइन कर देते हैं ताकि जो सीवरेज एक्यूमुलेट हो, जब पानी बारिश आए तो उसको फ्लश कर दें।
ओके इस तरह से। अच्छा, कि मतलब ये हुआ कि तमाम शहरों में इस वक्त जहाँ पे जितने भी शहरों से पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप तमाम के शहरों में सीवरेज सिस्टम जो है वो ही एज ए ड्रेनेज सिस्टम या सीपेज ड्रेनेज यूज हो रहा है। सीपेज ड्रेन्स जो बने हुए हैं, हर एक शहर में सीपेज ड्रेन्स भी होते हैं, वो सीपेज ड्रेन्स क्या करते हैं? उनका कोई काम नहीं होता, मैम कुछ वो करते हैं या वो भी सीवरेज के तौर पे काम इस्तेमाल हो रहे हैं? मैम वो होते तो सेपरेट है, लेकिन अल्टीमेटली बस उसमें सीवरेज भी डाल देते हैं। लेकिन वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप होता है वहाँ पे वो जो है दोनों को कोशिश होती है कि सेपरेट किया जाए, लेकिन वो फिर कॉस्ट आ जाती है, तो फिर हमने कॉस्ट को भी देखना होता है। दैट्स वाई फिर हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे फिर दोनों को कंबाइन लेके चलें। कोई ऐसा शहर जहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का अलग सिस्टम मौजूद हो? अच्छा मैम, इसमें हमारे पास जो साहिवाल में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो हमने रोड्स टेकअप किए हैं, हमने उन रोड्स के लिए और सराउंडिंग एरियाज के लिए, लेकिन कम से कम रोड्स के लिए हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो जुल्करनैन बता रहे हैं कि आपका बेसिकली इनलेट और आउटलेट दोनों चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। आपके पास अब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज आपने बना दी एक रोड के लिए, अब उस पानी को लेके कहाँ जाना है? इन द एंड उसका फाइनल डिस्पोजल इनटू द सीवेज हो रहा होता है। और अगर हम अपने डिज़ाइन की बात करें, जो हमारा जो सीवरेज डिज़ाइन है उसकी अंदर फिलॉसफी मौजूद है कि हम 30% स्टॉर्म वाटर हम एज्यूम करते हैं कि इट विल टेक 30% ऑफ द स्टॉर्म वाटर एज वेल, एंड व्हाई नॉट 100%? बिकॉज इकोनॉमी मेजर कंसर्न है, बाहर जगह पे स्लोप का भी कंसर्न होता है। अब उसके अंदर आप 30% को दोबारा जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, 30% क्या होता है? मैडम, जब हम सिवरेज डिजाइन करते हैं तो सिवरेज का जो अपना फ्लो होता है किसी भी आबादी का, उसमें हम एक एडिशनल कुशन लेते हैं फॉर द स्टॉर्म वाटर जो कि 30% होता है। अब वो 100% हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इकोनॉमी कंसर्न है। दूसरी बात ये कि अगर 100% लेना था तो फिर सेपरेट डिजाइन कर लेते। तीसरा ये है कि उस 30% के साथ एक डिजाइन एजम्पशन है कि बाकी का 70% मैनेज होगा, ड्रेन नहीं होगा, यानी कि स्टॉर्म वाटर को रीयूज किया जाएगा। आपका इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ द स्टॉर्म वाटर जो वो होगी ही 30%। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने 30% कर दिया, डाल दिए पाइप, अब रीयूज नहीं हो रहा। घरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रही, हमारे पॉन्डिंग जो है एरियाज में नहीं हो रही, ग्राउंड वाटर रिचार्ज उस स्टॉर्म वाटर के थ्रू नहीं हो रहा। तो इन द एंड वो 100% सीवर्स में जाता है, और सीवर्स में जाने की वजह से आउटफ्लो होता है, वो आपको सड़कों पे, गलियों पे, जगहों पे खड़ा हुआ नजर आता है। थैंक यू। लाइक ये कि आपका इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम इकट्ठा है, और वाटर रीयूज का जो कंसेप्ट है देयर इज नो मोर, उसका कोई तल्लुक किसी भी इस फैसिलिटी के साथ जो है म्युनिसिपल सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है उसके साथ एक जो अलग से होना चाहिए था स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की फैसिलिटी, वो नहीं है उस तरीके से। ओके, अभी इसमें हमने जो है अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पंजाब सिटीज प्रोग्राम। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत हम 7 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं। उसमें से 4 ऐसे शहर भी हैं जिसमें हम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को वाटर को रीयूज करने के लिए अंडरग्राउंड जो रिजर्वायर्स हैं, टैंक्स हैं, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें ये दैट विल बी एन एग्जांपल फॉर द अदर सिटीज एज वेल कि वो उसको देखते हुए इस तरह के सिस्टम अपने शहरों में डिजाइन करें और इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वाटर शॉर्टेजेस के हवाले से बहुत ऊपर जा रहा है और हमारे पास वाटर आने वाले सालों में हम वाटर स्कैर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें वाटर रीयूज और वाटर रिसाइकलिंग की तरफ जो है वो तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर हमारा जो नंबर 5 पे आता है, पे हमने रखा है, वो है रोड्स एंड स्ट्रीट्स। रोड्स एंड स्ट्रीट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुझे जो चीज समझ आई 16 सिटीज में मैंने काम किया पीसीपी के तहत, मुझे ये लगता है कि शायद सड़कें और रोड्स और टफ पेवमेंट्स वगैरह हैं वो सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो है वो इसी पे काम कर रहा होता है। ऐसे ही है, सबसे ज्यादा ये बन रहे होते हैं, रोड्स बनते हैं सबसे ज्यादा, टफ टाइल्स ज्यादा लगाते हैं। क्या आपको रोड्स बनाते हुए, टफ टाइल्स लगाते हुए एनवायरमेंटल या सोशल इश्यूज का कभी कोई सामना करना पड़ा? कोई बता सकते हैं कि अगर अपनी सड़क मिसाल के तौर पर बनी हुई है, उसको रिहेबिलिटेट करना है, उसकी दोबारा रिसर्फेसिंग करनी है, क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं? कोई इन्वायरमेंटल इशू, कोई सोशल इशू?
इसमें जो है ना ट्री जो शिफ्टिंग ऑफ ट्रीज है। अपना तारीफ करवा दीजिएगा प्लीज। मैं फराज अहमद एम्प्लॉई एमजी चौक। मैम इसमें इशू आ रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ ट्रीज या जो ऑलरेडी ट्रीज हैं अल्टीमेटली जो हमने रूट्स वगैरह डिवाइस करने होते हैं वो हमने साइट के लिए जब करते हैं तो हमें ट्रीज वगैरह काफ़ी शिफ्ट करनी पड़ती हैं जो कि काफ़ी ओल्ड होते हैं। इस हवाले से हम क्या इसमें मतलब कि क्या करें इसका, क्योंकि हमने रूट्स तो बनाने हैं, स्लिप रोड्स भी बनानी है, ट्रैफिक प्लानिंग करनी है, क्योंकि कंजेस्टेड एरियाज हो गए बहुत ज़्यादा। बल्कि जो बाकी सारे अभी हमने पिछले 5 प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ही ट्रीज कटिंग। कि कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जब आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहेंगे, आप मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड करना चाहेंगे, उसको रिहैबिलिटेट करना चाहेंगे, तो सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज आता है वो है ही कटिंग ऑफ ट्रीज। कि वहां पे जो ट्रीज मौजूद हैं आप उनको जो है वो काटे बगैर साइट क्लियरेंस नहीं होती, और जब तक साइट क्लियरेंस नहीं होगी उसको कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर करके वहां पे आप अपना कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल वर्क जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ट्री कटिंग के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो 2 चीजें हैं, एक हमारे लीगल फ्रेमवर्क जो लोकली हमारा पाया जाता है और एक हमारा जो डोनर्स का फ्रेमवर्क है। पहले हम लोकल लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो लोकल लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो 2012 में आए हैं, फिर उसके बाद 2017 में आए हैं, उसके मुताबिक ये है कि आप अगर पहले नंबर पर तो ये कि आप दरख्त काटेंगे ही नहीं, अवॉइड, पहली बात अवॉइड करें। दूसरी बात, अगर अवॉइडेंस जो है वो आपके लिए नहीं है, अगर आप अपना रूट जो है वो चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि आप उसका आप उसके लिए अगर आप एक दरख्त अगर आप काट रहे हैं तो आप उसकी मिटिगेशन के तौर पर 10 जो है दरख्त वो लगाएंगे। अच्छा, अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वो 10 दरख्त जो आपने लगाने हैं वो आप कहां लगाएंगे और क्या उसकी मेंटेनेंस का जो बजट है और उसके लगाने के बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी और उनके साथ हुआ क्या, उसका जिम्मेदार कौन है। इसके लिए अभी लेटेस्ट 2021 में फिर एक और जो है वो ऑर्डर नोटिफिकेशन हुआ है पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से, जिसके मुताबिक अगर आपने जो भी आप PC1 अपना बना रहे हैं, आपने डिजाइन स्टेज पे, आपने प्लानिंग स्टेज पे ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे दरख्त मौजूद है और उनको काटना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने दरख्त काटने पड़ेंगे और उसके बाद बदले में आपने कितने दरख्त लगाने हैं। वो दरख्त जो आपने नए लगाने हैं उनका बजट, उनकी अगले 5 साल की मेंटेनेंस और उनके लिए जगह कौन सी आइडेंटिफाई आपने की है उसका नक्शा, ये सब कुछ आप अपने PC1 में लगाएंगे। ये सब कुछ आपने अपने PC1 में रखना है। ये लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई हैं पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक वो आपने करनी है। इसके अलावा एक और स्टेप जो इसमें लिया जाता है एज ए मिटिगेशन स्टेप के तौर पर, वो ये है कि आपने अवॉइड पहले नंबर पे किया, अवॉइड करना मुमकिन नहीं है। दूसरे नंबर पे आप उसको दरख्तों को प्रिजर्व भी कर सकते हैं एज पर देयर एज एंड देयर ग्रेविटी। आप उसके मुताबिक जो भी आपका लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या PHA है, आप उसको एंगेज करें और उसको एंगेज करते हुए उन दरख्तों को एज इट इज प्रिजर्व करके किसी भी दूसरी जगह पे नियर बाय जहां पे जगह खाली है और वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो उसके लिए फिजिबल है, आप वहां पे उसको प्रिजर्व करके लगा सकते हैं। ये एग्जांपल अभी हमने इसी अपने पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत 4-5 शहरों में इस तरह से किया है। सबसे पहले हमने मुरीद के शहर में पार्किंग शेड बनाना था, वहां पे हमने 210 दरख्त जो है वो प्रिजर्व करके दूसरी जगह पे लगाए थे और वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ गए हैं और वो अभी ग्रो कर रहे हैं। हमने अलोंग का कैनाल जो है उनको लगाया था, तो ये आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, रोड्स की हम बात कर रहे थे, रोड्स का और कौन सा इश्यू आ सकता है? मैम उस्मान जावेद DOI डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिलम से। मैम मोस्टली जो हमारी हाईवेज हैं और जो मोटरवेज हैं इवन और लोकल रोड भी हैं, वो मोस्टली आजकल फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बन रही हैं और वो कारपेट रोड्स हैं।
जब उसकी रीसर्फिसिंग करनी पड़ती है तो हम उसकी कोल्ड बिलिंग करके एग्जिस्टिंग सरफेस को रिमूव करके उसके ऊपर नई एक लेयर जो है वो ले करते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लेयर हम रिमूव करते हैं उसको हम रीयूज नहीं करते उसके मटेरियल को। तो ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। मतलब उसके हम जो JMF बनाते हैं आज तक उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो उस मटेरियल को अभी तक रीयूज नहीं किया जा सका, हालांकि वो किया जा सकता है। तो इस मटेरियल को रीयूज किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हम इन्वायरमेंटल हैजर्ड को अवॉइड कर सकते हैं इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। वेरी गुड। और इस पे जो है मैं आपको बता दूं कि ये सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ से इस पर कोई अभी लेटेस्ट जो है मुझे वो उसका लिंक अगर मिला तो मैं आपको वो ग्रुप में भी शेयर करूंगी कि जो आपने इस तरह से कंक्रीट है, सीमेंट है, कोई भी जो इस तरह का मटेरियल आपने डिमोलिश किया है बिल्डिंग और रोड्स को, तो उस मटेरियल के रीयूज करने के प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स से बाकायदा SOPs और गाइडलाइंस वो इशू हो चुकी हैं। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एज वेल कि आप उसको देख के उन्हें रीयूज करने के लिए चीज़ें अपने तौर पे कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि आई हैव वर्कड ऑन M2, उसकी टोटल रिकार्पेटिंग हुई थी बैक इन 2015 से 2016 तक। तो उसमें हमने उसको रीयूज करने की कोशिश की, मतलब उस पर काफ़ी रिसर्च भी की, लेकिन उसमें कोई हमें इफेक्टिव लाम हाला कोई ऐसी चीज़ ना होती थी कि हमने उसको दोबारा फिर रीयूज नहीं कर सके। ओके, आई विल शेयर विद यू द गाइडलाइंस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी इसके साथ साथ रोड्स और स्ट्रीट से जो इश्यूज और भी आते हैं, ओवरऑल तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके मोर और लेस जो इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज है वो सेम हैं। एक और सबसे बड़ा इशू जो किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको आता है वो इशू होता है जो आपका वेस्ट मटेरियल है लेबर कैंप से आ रहा, या आपका वो वेस्ट मटेरियल जो एक्सकेवेशन की सूरत में इकट्ठा हो रहा है, उस वेस्ट मटेरियल को कोई भी करीबी जो वाटर बॉडी है उसके अंदर डंप कर देना, उस पर डिस्पोज ऑफ कर देना। ये सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है कि आपने बगैर किसी उसका ख्याल रखते हुए, SOPs का ख्याल रखते हुए आपने कंस्ट्रक्शन साइट का जो वेस्ट है उसको ओपन बॉडी में डाल दिया। दैट इज एन ऑफेंस, और इसका जो है आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आइंदा से ख्याल रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, लेबर कैंप जो है साइट मैनेजमेंट उसकी किस तरीके से करनी है, और आपकी जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है उसको कहाँ पे डंप जो है वो किया जाना है, और विद इन 24 आवर्स आपने उसको डंप करना है। वो वहाँ पे मटेरियल जो है वो कई दिन तक पड़ा ना रहे कि आपकी साइट क्लोज भी हो गई, प्रोजेक्ट हो गया, सड़क बन गई, और उसका जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है या कोई भी उसका लेबर कैंप का मटेरियल है वो वहीं पे कई दिन तक बिखरा पड़ा रहा। तो ये चीजें जो है वो छोटी छोटी ये चीजें हैं बहुत सारी जिन पे अमल दरामद करके आप एक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल जो है चीजें को अपने प्रोजेक्ट्स को वो बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमने आपका लोकल गवर्नमेंट एक्ट में से हमने कुछ प्रोजेक्ट्स आपके जो है वो लिए हैं कि और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि जिन पे म्यूनिसिपल कमेटीज या कॉर्पोरेशंस काम कर रही होती हैं, जैसे कि पार्किंग प्लेसेस है, ट्रांसपोर्ट स्टेशंस हैं, स्टॉप्स, स्टैंड्स, टर्मिनल्स हैं, साइनेज है, स्ट्रीट मार्किंग है, और इसके नतीजे में कौन कौन से इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो इशू है ये सबसे बड़ा सोशल इशू जो है वो होता है। अगर आपने प्रॉपर साइनेज जो है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने साइनेज प्रॉपर नहीं लगाई, आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो बोर्ड्स हैं वो प्रॉपर जगह पे डिस्प्ले नहीं किए, तो ये वो सारी चीजें हैं जो इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। और इसके साथ जो आपका ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का ओवरऑल अगर आपके उसमें आता है ज्यूरिसडिक्शन में आपके कंट्रोल में चीजें, तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना होता है, ये इसकी वजह से बहुत से सोशल इश्यूज जो है वो बनते हैं, तो इनका आपने ख्याल रखना है और इसके मिटिगेशन मेजर्स जो हैं उसको आपने अडॉप्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें PPEs का यूज है फॉर लेबर, और इसी तरह वाटर, एयर, नॉइज क्वालिटी उसकी टेस्टिंग शामिल है। वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए तो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग आपने हर हाल में करवानी ही करवानी है। इसके अलावा जब आपकी कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोजेक्ट की हो रही होती है तो ड्यूरिंग उसकी वाटर, एयर और नॉइज क्वालिटी एटलीस्ट प्री और पोस्ट जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि आपके प्रोजेक्ट से पहले उस इलाके की वाटर, एयर
नॉइज एयर क्वालिटी क्या थी और आपके प्रोजेक्ट के बाद उस इलाके की नॉइज वाटर एयर क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ा है और आप उसके लिए क्या मिटिगेशन इम्पैक्ट्स लेकर उसको रेस्टोर कर सकते हैं या उसको पहले से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स आप लोग लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स का एनवायरनमेंट के साथ कोई ताल्लुक होता है? कोई है ताल्लुक स्ट्रीट लाइट्स का? मैडम ये एनर्जी कंजम्पशन और जो हीट प्रोडक्शन जो सी है दोनों चीजों में ये पार्टिसिपेट करती है। क्या करना चाहिए फिर? जो मैडम लेस जो एलईडी लाइट्स जो लेस एनर्जी कंज्यूम करे वो और जो कम हीट एमिशन करें वो लाइट्स यूज करनी चाहिए। जैसे कि सोडियम लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई थी 2022 में, अभी तो यूज नहीं होती, मजीद नहीं लगाई जा रही लेकिन अभी काफी एरिया में मौजूद है। अच्छा, पहले वाली मेंटेन हो रही है लेकिन नई जो आप लगा रहे हैं वो तो एलईडी लाइट्स ही लगा रहे हैं। मैडम